नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने काव्य गुण और काव्य दोष इनके विषय में अध्ययन किया था और आज की क्लास में हम जैसा कि आप देख रहे हैं शब्द शक्ति है, इसको लेकर पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं शब्द शक्ति। तो ये देखिए आप, शब्द और शक्ति, तो इनके शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो शक्ति से तात्पर्य है शब्द की ताकत या फिर क्षमता। ये देखिए आप, यानी कि अर्थ को अभिव्यक्त करने की जो शक्ति है उसी को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली जो शक्ति है उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। और यहां परिभाषा एक बार लिख लीजिए आप, ये देखिए आप, शब्द में अंतर्निहित अर्थ शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि शब्द और अर्थ, शब्द व अर्थ में संबंध स्थापित करने वाली, स्थापित करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति कहलाती है। एक बार दोबारा समझने का प्रयास करना, यानी कि इस शब्द में जो अंतर्निहित अर्थ जो शक्ति होती है और उसको स्पष्ट करने वाली जो शक्ति है वो क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरी पंक्ति में हमने देखा कि शब्द और अर्थ इनके मध्य संबंध को स्थापित करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? अर्थ शक्ति कहलाती है। यानी कि शब्द ब्रह्म है ऐसा अगर हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ब्रह्म है और उनकी जो शक्ति है वो अनंत है। ब्रह्म अपने स्वरूप को और असीमित मात्रा में बढ़ा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार शब्द के अर्थ की जो सत्ता है वो भी क्या है? असीमित है, अनंत है, और शब्द के द्वारा अनंत अर्थ में अभिव्यक्ति की जा सकती है। तो उस अनंत अर्थ में अभिव्यक्ति करने की जो शक्ति है उसी को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति और इनके विषय में आचार्य जो मम्मट है उन्होंने अपने जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उसमें 3 प्रकार की शब्द शक्तियों का उल्लेख किया है। और ये तीनों प्रकार की जो शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार के अर्थ को व्यक्त करती है। और एक बार हम उसी को देखेंगे। तो आइए यहाँ देखिए कि शब्द शक्ति है, इनके मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ये देखिए शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यहाँ आप लिख ली कि शब्द शक्ति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। और ये जो तीनों जो प्रकार हैं वो आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार हम देखेंगे। और इनमें जो तीनों शब्द शक्तियां हैं वो 3 प्रकार के अर्थ को व्यक्त करती है ना। तो हम ये यहाँ पर देखेंगे ये तीनों जो शब्द शक्तियां हैं, तो यहाँ आप लिखिए कि ये डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। शब्द शक्ति, फिर शब्द, और शब्द वो किस प्रकार का अर्थ व्यक्त करती है उस अर्थ को हम यहाँ देखेंगे। ये देखिए आप, तो सबसे पहले जो शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। और अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें शब्द है वो वाचक होंगे। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा? वाचक शब्दों का प्रयोग होगा। और उनसे जो अर्थ है वो अभिव्यक्त होगा। तो ये देखिए अभिधार्थ,
अभिधेयार्थ या फिर मुख्यार्थ जो है, मुख्यार्थ यानी कि मुख्य अर्थ, या प्रचलियार्थ, प्रचलियार्थ, या वाच्यार्थ। देखिए कैसा होगा वाच्यार्थ। दूसरी जो शब्द शक्ति है लक्षणा, और लक्षणा में जो शब्द होंगे ये देखिए लक्षक, लक्षक, और इनसे जो अर्थ व्यक्त होगा ये लक्ष्यार्थ प्रकट होगा, लक्ष्यार्थ प्रकट होगा। तीसरी जो शब्द शक्ति है, और ये देखिए आप व्यंजना, व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसमें जो शब्द है ये व्यंजक होगा, व्यंजक, और उनसे जो अर्थ है ये देखिए आप व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ या फिर ध्वन्यार्थ, या फिर ध्वन्यार्थ प्रकट होगा। तो हमने यहां पर देखा कि 3 प्रकार की जो शब्द शक्तियां हैं, और उनमें जो शब्द है, जैसे हम देखेंगे अभिधा जो शब्द शक्ति है इसमें शब्द कैसा रहेगा, वाचक रहेगा, और अर्थ जो अभिव्यक्त होगा वो कैसा होगा, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ, है ना, मुख्य जो अर्थ है उसका ही ये वहन करेगी। दूसरा हम देख रहे हैं कि दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा, इसमें शब्द कैसे रहेंगे, लक्षक, है ना, और ये अर्थ है वो लक्ष्यार्थ में प्रकट करेगी। इसी प्रकार तीसरी जो शब्द शक्ति है और ये है व्यंजना, इसमें शब्द है वो व्यंजक रहेंगे, और जो अर्थ है वो कैसे है, व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ में अर्थ है वो प्रकट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने तीनों जो शब्द शक्ति है उनमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा और वो किस प्रकार के अर्थ प्रकट करेंगे, ये चीजें हमने यहाँ पर देखी है। और अब हम एक एक करके जो 3 प्रकार की शब्द शक्ति हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। और अभिधा की अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अभिधा का शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा, संज्ञा या फिर नाम, संज्ञा या फिर नाम। और जैसा कि हमने यहां देखा कि अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें शब्द कैसे रहेंगे, वाचक, कैसे शब्द रहेंगे, वाचक। एक बार आप यहां अभिधा जो शब्द शक्ति है और इनकी परिभाषा को देखिए, है ना, ये देखिए, जिस शब्द शक्ति के द्वारा, जिस शब्द शक्ति, जिस शब्द शक्ति में शब्द का सामान्य या लोक प्रचलित अथवा व्यावहारिक अर्थ प्रकट होता है। ये देखिए व्यावहारिक अर्थ प्रकट होता है, व्यावहारिक अर्थ प्रकट होता है या अर्थ का बोध होता है, अर्थ का बोध होता है, बोध होता है, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। हमने जाना कि जिस शब्द शक्ति में शब्द का सामान्य या शब्द का साधारण लोक प्रचलित या व्यवहारिक अर्थ प्रकट होता है, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा शब्द शक्ति होगी। कहने का मतलब ये कि अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें वाक्य साधारण रहेंगे और उनका अर्थ है वो भी क्या है, साधारण ही रहेगा। यहाँ की या व्यंग्य की इनकी आवश्यकता नहीं है। हम काव्य को सुनेंगे या पढ़ेंगे, पढ़ते ही जो अर्थ हमारे सामने या हमारे मन मस्तिष्क में अर्थ की जो छवि उभरेगी वो कैसी रहेगी, एकदम सामान्य या लोक प्रचलित, सामान्य जो अर्थ है वो व्यक्त होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अभिधा जो शब्द शक्ति है इसमें सामान्य, वाक्य सामान्य होगा, उसका अर्थ भी क्या होगा, सामान्य होगा। और जैसे एक उदाहरण यहाँ हम देख लेते हैं, ये देखिए आप, रमा नृत्य
कर रही है, कर रही है। तो ये देखिए वाक्य एकदम से सामान्य है ना, कि रमा है वो नृत्य कर रही है। तो ऐसे वाक्यों को हम सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हमारे जो मस्तिष्क है उसमें सामान्य अर्थ है वो उभर करके सामने आएगा, या इस वाक्य का जो साधारण जो अर्थ है वही हमारे मस्तिष्क में आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अभिधा जो शब्द शक्ति है इसमें और जो शब्द हैं वो कैसे रहेंगे, साधारण रहेंगे। और शब्दों की अगर हम बात करें, अभिधा शब्द शक्ति है इसमें अगर हम शब्द की बात करें तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और ये देखिए तीनों शब्द कौन से हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़, योग रूढ़। तो ये जो 3 प्रकार के शब्द हैं, तीनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग अभिधा शब्द शक्ति में होगा। और इनका सामान्य परिचय एक बार देख लो। रूढ़ शब्द का अर्थ होता है कि मूल शब्द, यानी शब्द का मौलिक रूप या मूल जो रूप है, यानी ऐसे शब्द जो अपने मौलिक स्वरूप में होते हैं, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनको हम है ना खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे और आप ये देखिए, आप जैसे छात्र शब्द है ना, इनको हम इनके खंड नहीं कर सकते ना। इसी प्रकार से उल्लू शब्द है, तो इनको भी हम खंड नहीं कर सकते। तो जो अपने मौलिक स्वरूप में जो शब्द रहते हैं और वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनका एक अर्थ रूढ़ यानी कि एक अर्थ इनका निश्चित होता है। इसी प्रकार से यौगिक शब्द, यौगिक जो शब्द होते हैं इनके सार्थक खंड किए जाते हैं और इनका अर्थ है वो सामान्य ही रहता है। जैसे और यानी कि ये देखिए विद्यालय है ना, विद्यालय अगर हम इनका सार्थक खंड करेंगे तो विद्या है ना जोड़ आले बन जाएगा। तो यौगिक शब्दों में और संधि युक्त जो शब्द है या उपसर्ग प्रत्यय समास की जो शब्द है वो यौगिक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका अर्थ है वो क्या होगा, सामान्य ही होगा। तीसरा जो है शब्दों का भेद, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ जो शब्द है और इनके भी सार्थक खंड तो किए जा सकते हैं ना, सार्थक खंड है वो तो किए जा सकते हैं, परंतु इनका जो अर्थ है ना वो सामान्य न होकर के विशिष्ट अर्थ होगा। अर्थ कैसा रहेगा, विशिष्ट रहेगा। जैसे देखें आप कि ये देखिए दशानन, दशानन अगर हम इस शब्द को है ना इनके खंड करें या इन टुकड़ों में इनको विभाजित करें तो ये देखिए 10 जोड़ आनन है ना, और यानी कि 10 है जिनके आनन है ना। तो यहाँ पर तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है यानी कि रावण। तो इस प्रकार से अभिधा जो शब्द शक्ति है इसमें और शब्दों के तीनों जो रूप है वो प्रयुक्त होते हैं। अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें शब्दों का कोशगत अर्थ होता है। कोशगत अर्थ होने का मतलब क्या हुआ कि अभिधा जो शब्द शक्ति है इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा इनका जो मुख्य अर्थ है ना वो ही, और ये जो शब्द शक्ति है वो शब्द के मुख्य अर्थ को ही अभिव्यक्त करती है। इसलिए अभिधा जो शब्द शक्ति है ना इनको प्रथमा, अग्रिमा और मुख्य शब्द शक्ति भी कहते हैं, मुख्य शब्द शक्ति भी कहते हैं। तो अब तक की क्लास में हमने सबसे पहले शब्द शक्ति है उसके सामान्य परिचय को देखा कि अर्थ में निहित अर्थ शक्ति को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं, या शब्द और अर्थ उन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने वाली शब्द जो शक्ति है वो क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। उससे आगे हमने देखा कि आचार्य मम्मट ने और इनका जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य प्रकाश उसमें शब्द शक्ति को 3 प्रकार का यानी 3 प्रकार की शब्द शक्तियों का उल्लेख किया है, और ये तीनों प्रकार की जो शब्द शक्तियां वो 3 प्रकार के अर्थ व्यक्त करती है। इनको हमने यहाँ पर देखा कि अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें शब्द हैं वो वाचक रहेंगे और ये मुख्य अर्थ का ही अभिव्यक्त करेंगे। इसी प्रकार हमने देखा लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसमें शब्द कैसे रहेंगे, लक्षक रहेंगे और ये लक्ष्यार्थ को प्रकट करती है। व्यंजना जो शब्द शक्ति है इसमें शब्द कैसा रहेगा, व्यंजक शब्दों का प्रयोग होगा और ये व्यंग्यार्थ या फिर ध्वन्यार्थ को प्रकट करती है। इससे आगे हमने और अभिधा जो शब्द शक्ति है इनके विषय में देखा कि अभिधा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संज्ञा या फिर नाम होता है, यानी कि वह शब्द शक्ति जो शब्द के साधारण व्यवहारिक और लोक प्रचलित जो अर्थ है उसका बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति से युक्त जो वाक्य है वो साधारण होता है, उसमें कल्पना की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है। और अभिधा शब्द शक्ति का में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनका कोशगत अर्थ होता है,
कोशगत अर्थ होने का मुख्य मतलब ये हुआ कि जिस शब्द का जो प्रथम अर्थ है, मुख्य जो अर्थ है, ये शब्द शक्ति उसी का ही और उसी को ही व्यक्त करती है। इसलिए अभिधा जो शब्द शक्ति है उसको प्रथमा, अग्रिमा या मुख्य शब्द शक्ति भी कहा जाता है। और अब आगे हम जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसको देखेंगे और एक बार इनको हटा देते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति, ये देखिए आप, लक्षणा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति है और एक बार हमें इनकी परिभाषा उसको समझनी होगी। तो ये देखिए, जब ये देखिए, जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। लक्ष्यार्थ प्रकट होता है तथा रूढ़ि या प्रयोजन, रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा अर्थ का बोध होता है। अर्थ का बोध होता है वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी कि जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने का क्या मतलब हुआ कि जब अभिधा शब्द शक्ति है वो अर्थ को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाए, और लक्ष्यार्थ यानी जब अभिधा अर्थ को प्रकट करने में असमर्थ हो जाएगी तब लक्ष्यार्थ प्रकट होगा। और फिर लक्ष्यार्थ रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा अर्थ को व्यक्त करेगा, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो लक्षणा जो शब्द शक्ति है इनके 3 चरण होते हैं। पहले ये 3 चरण ये आपको जानने होंगे, और ये 3 चरण देख लो आप, यहां देखिए 3 चरण, जिसमें सबसे पहले हमने देखा मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना। मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना। नंबर 2, लक्ष्यार्थ का प्रकट होना। लक्ष्यार्थ का प्रकट होना, रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा, तीसरी जो कंडीशन है, और ये देखिए मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबंधित होना। लक्ष्यार्थ से संबंधित होना। तो हमने जाना कि लक्षणा जो शब्द शक्ति है इसके 3 चरण है। पहला चरण क्या है? मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना, यानी कि अभिधा के द्वारा अर्थ के व्यक्ति न देना। दूसरा लक्ष्यार्थ का प्रकट होना, और तीसरा हमने देखा है मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबंधित होना। ये देखो, और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और हर बार यहाँ से प्रश्न किया जाता है। जब भी शब्द शक्ति में विशेषताओं पर प्रश्न किया जाएगा तो यहीं से प्रश्न किया जाएगा। और ये जो 3 ऑप्शन लिखे हैं, 3 तो ये मिलेंगे, चौथा आपको अन्य और मिलेगा, तो इनको आप ध्यान से देखना। तो अभी तक हमने जो जाना है कि लक्षणा जो शब्द शक्ति है, तो
यानी कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने के द्वारा लक्ष्यार्थ का प्रकट होना, रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा अर्थ का बोध होना, या मुख्यार्थ है उसका लक्ष्यार्थ से संबंधित होना। जैसे और ये देखिए, आप एक उदाहरण देखिए, और ये देखिए, राधा राधा गाय है, राधा गाय है। तो यहां हम देखेंगे कि गाय है वो एक पालतू जानवर है और इनका स्वभाव क्या है, सरल और सहज होता है। अब यहां अगर हम देखें कि राधा गाय है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि राधा है उसके 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, ये अर्थ, यानी कि यहाँ मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो गई, मुख्य अर्थ ये नहीं है। अब हम यहाँ जो गाय की जो सरलता है ना, उससे राधा है और उसकी सरलता राधा के साथ दिखाएंगे कि राधा है वो भी गाय की तरह सरल और सहज स्वभाव वाली है। तो लक्षणा जो सब शक्ति है, इनके 2 भेद होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, यानी कि हमने या तो रूढ़ि के द्वारा अर्थ ग्रहण किया या फिर प्रयोजन के द्वारा। तो इसी आधार पर इनके 2 भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा, ये देखिए आप, रूढ़ि लक्षणा जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर और रूढ़ि के द्वारा अर्थ का बोध होता है तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति। दोबारा देख लो, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना और रूढ़ि के द्वारा अर्थ का बोध होना, अर्थ का बोध होना, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ऐसे ही और यहां पर भी आप देख लो, रूढ़ि लक्षणा जो शब्द शक्ति है इसमें एक तो मुहावरे जो होते हैं उनका प्रयोग होता है। मुहावरे, मुहावरे दे रखा है तो निश्चित रूप से आप वहां और रूढ़ि लक्षणा कर सकते हैं। इनके अलावा जैसे ये देखिए, पंजाब शेर है, पंजाब शेर है, तो बात वही है कि पंजाब शेर है ना। यह हम देखेंगे कि पंजाब ना, पंजाब शेर नहीं है बल्कि पंजाब के जो लोग हैं वो क्या है, और शेर के समान साहसी हैं। इसी प्रकार से ये देखिए प्रयोजनवती लक्षणा, तो यहां पर भी वही कंडीशन है कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना, बाधा उत्पन्न होना और प्रयोजन के द्वारा अर्थ ग्रहण होना, प्रयोजन के द्वारा अर्थ का बोध होना, अर्थ का बोध होना, ये देखिए आप। तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, प्रयोजनवती लक्षणा। जैसे ये देखिए, आप एक उदाहरण देखिए, और ये देखिए, वह देखो सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, हड्डियों को ढांचा, हड्डियों का ढांचा। प्रयोजन है, प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, प्रयोजन का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य से है ना, और लक्ष्यार्थ को व्यक्त किया जाए। यहां हम देख रहे हैं वह देखो सामने खड़ा है, हड्डियों का ढांचा, तो हमारा यहाँ उद्देश्य है कि सामने वाले व्यक्ति को एकदम से शारीरिक दृष्टि से एकदम से कमजोर दिखाना। तो इस प्रकार से हमने देखा लक्षणा के 2 भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। और रूढ़ि लक्षणा में हमने जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर और रूढ़ि के द्वारा अर्थ का बोध होता है वहां पर रूढ़ि लक्षणा, और जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर प्रयोजन के द्वारा लक्ष्यार्थ प्रकट किया जाता है तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती जो लक्षणा है इनके भी 2 भेद होते हैं,
इनके भी दो भेद होते हैं। और ये देखिए आप, गोणी लक्षणा, गोणी लक्षणा। और दूसरा जो भेद होता है ये होता है शुद्धा लक्षणा, शुद्धा लक्षणा। इनको हमें समझना होगा, गोणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गोणी जो लक्षणा होती है इसमें क्या है कि सादृश्य संबंध होता है, उपमेय, उपमेय व उपमान का प्रयोग होता है, उपमेय व उपमान का प्रयोग होता है, ठीक है। और उपमेय और उपमान है, उन दोनों में सादृश्य संबंध होता है, सादृश्य संबंध, संबंध होता है। गोणी जो लक्षण है इसमें क्या होता है कि उपमेय और उपमान का प्रयोग किया जाता है, और उपमेय और उपमान है उनमें सादृश्य जो संबंध है वो स्थापित दिखाया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, उसके चरण कमल है, उसके चरण कमल है, कमल है। तो यहां हम देख रहे हैं कि उपमेय और उपमान का प्रयोग हुआ है और दोनों में सादृश्य संबंध दिखाए गए। तो यहां आप ध्यान रखिए, गोणी जो लक्षण है इसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इनके जो उदाहरण है ये सारे और गोणी लक्षण है उसमें आएंगे। फिर हम बात करें शुद्धा लक्षणा की, तो शुद्धा जो लक्षणा है इसमें और उपमेय उपमान का प्रयोग नहीं होता है, उपमेय उपमान का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि यहां पर आप देखेंगे कि शुद्धा लक्षणा में सामीप्य संबंध होता है, सामीप्य, सामीप्य या सहचार्य जो संबंध है, साहचर्य, साहचर्य, या फिर हम कहेंगे कि कारण कार्य जो संबंध है, कारण कार्य का जो संबंध होता है वो यहां पाया जाता है। शुद्धा जो लक्षण है इसमें उपमेय और उपमान है इनका प्रयोग नहीं होता, ना ही सादृश्य संबंध होता है। यहां पर संबंध किस प्रकार का होता है, सामीप्य का, साहचर्य का संबंध होता है या कारण कार्य का। ये देखिए आप, और इसमें एक उदाहरण देखिए आप कि ये किस प्रकार से, जैसे यहां एक उदाहरण देखते हैं, दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया, सारा गांव लूट लिया, दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। तो यहां आप देख रहे हैं कि बंदूकों ने नहीं लूटा है ना, यहां बंदूक तो है ही मुख्य उसमें, लेकिन साथ में बंदूकधारी भी रहे ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सामीप्य संबंध। अन्य उदाहरण और भी आप और देख सकते हैं, जैसे लाल पगड़ी आ रही है, ये देखिए आप, लाल पगड़ी आ रही है, आ रही है। यहां हम देख रहे हैं कि लाल पगड़ी है ना, लाल जो पगड़ी है उसका संबंध स्थापित हो चुका है, जिस व्यवसाय विशेष से इनका संबंध स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शुद्धा जो लक्षण है इसमें सामीप्य या साहचर्य संबंध पाया जाता है, जबकि गोणी जो लक्षण है इसमें उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है। और गोणी जो लक्षण है इनके भी दो भेद होते हैं, गोणी जो लक्षण है, और ये आप यहां देखिए आप, गोणी जो लक्षण है इनके, ये देखिए आप, गोणी लक्षणा, गोणी लक्षणा के दो भेद होते हैं। और पहला भेद जैसे ये देखिए, सारोपा, सारोपा लक्षणा, गोणी लक्षणा। और दूसरा जो भेद होता है साध्यावसाना, साध्यवसाना। इनको एक अच्छे से समझना ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट है वो नहीं रहे। सारोपा और साध्य अवसाना। सारोपा जो होता है इसमें और उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है, उपमेय उपमान का प्रयोग होता है, और सादृश्य संबंध भी इनमें दिखाया जाता है। जैसा कि हमने यहां देखा, गोणी जो लक्षण है और इनमें उपमेय उपमान का प्रयोग होता है, सादृश्य संबंध होता है, तो ठीक वही कंडीशन है सारोपा लक्षणा में भी होती है, इसमें भी उपमेय उपमान का प्रयोग होता है और
सादृश्य संबंध स्थापित किया जाता है। और उपमा, रूपक जो अलंकार हमने देखे, इनके जो उदाहरण है वो किस में काउंट होंगे? शारूपा लक्षणा में। ध्यान देने वाली बात यह है कि साध्य अवसाना जो गौणी लक्षणा है, इसमें क्या है कि इनमें और उपमेय उपमान दोनों का प्रयोग ना होकर केवल उपमान का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उपमान का ही प्रयोग होता है। उपमान का ही प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण आप देखिए, और उपमान का प्रयोग होने का मतलब क्या हुआ कि यहां रूप का अतिशयोक्ति जो अलंकार है, रूप का अतिशयोक्ति, रूप का अतिशयोक्ति जो अलंकार है, इनके जो उदाहरण है वो किस में आएंगे? साध्य अवसाना में। तो यहां हम देखेंगे, तो ये देखिए उदाहरण में देखिए आप, गिद्दड़, गिद्दड़ युद्ध से भाग गए, युद्ध से भाग गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि केवल उपमान को ही और प्रस्तुत किया गया है। तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? साध्य अवसाना गौणी लक्षणा। यहां पर हमने देखा कि गौणी जो लक्षणा है, इनके दो भेद होते हैं। और कौन कौन से? शारूपा लक्षणा, साध्य अवसाना लक्षणा। इसी प्रकार से और ये जो शुद्ध जो लक्षणा है, इनके भी दो भेद होते हैं। शुद्ध लक्षणा के भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। और ये दोनों अपन यहां देखते हैं। ये देखिए उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा। और दूसरा जो भेद है ये है लक्षण लक्षणा, लक्षण लक्षणा, लक्षण लक्षणा। इनको समझना बहुत जरूरी है। उपादान लक्षणा है और दूसरा भेद कौन सा है? लक्षण लक्षणा। ये भेद किसके हैं? शुद्ध लक्षणा के। उपादान लक्षणा है, इसमें क्या होता है कि मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ जो होता है ना, वो मुख्यार्थ से संबंधित होता है। जो हमने यहां पर और लक्षणा शब्द शक्ति का तीसरा जो चरण देखा था कि मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबंधित होना, तो ये जो बात है ये किसमें होगी? और ये यहां आपको देखने को मिलेगी। उपादान जो लक्षणा है, इसमें क्या होगा? इसमें मुख्यार्थ है ना, उनका संबंध किससे? लक्ष्यार्थ से। मुख्यार्थ का संबंध किससे है? लक्ष्यार्थ से है। और लक्ष्यार्थ है वो मुख्यार्थ का त्याग नहीं करता है, छोड़ता नहीं, बल्कि साथ रखता है। और इसी कारण उपादान जो लक्षणा है, इसको अजहत स्वार्था, अजहत स्वार्था भी कहते हैं। अजहत स्वार्था कहते हैं। आपने समझा कि उपादान जो लक्षण है, इसमें लक्ष्यार्थ है वो किस पर आधारित होता है? मुख्यार्थ पर आधारित होता है। और मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ है वो मुख्यार्थ का अंत तक त्याग नहीं करता, बल्कि साथ ही रखता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अजहत स्वार्था। लक्षणा जो शब्द शक्ति है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो लक्ष्यार्थ है ये मुख्यार्थ पर आधारित नहीं होता है। लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ का हिस्सा नहीं होता है, और लक्ष्यार्थ है वो मुख्यार्थ का पूरी तरह से त्याग कर देता है। इसलिए इसे जहत स्वार्था, जहत स्वार्था, जहत स्वार्था लक्षणा भी कहते हैं। दोबारा देखना इन दोनों को। हमने उपादान लक्षण देखा, इसमें क्या होता है कि जो लक्ष्यार्थ है वो मुख्यार्थ पर आधारित होता है, मुख्यार्थ से संबंधित होता है और अंत तक मुख्यार्थ को साथ रखता है। लक्षण लक्षणा में क्या है? इसमें लक्ष्यार्थ है वो मुख्यार्थ पर आधारित नहीं होता है, मुख्यार्थ का पूरी तरह से त्याग कर देता है ना। त्याग कर देने के कारण इनको क्या कहते हैं? जहत स्वार्था। और यहां पर त्याग नहीं करता है, इसलिए ये क्या है? अजहत स्वार्था। और इन दोनों का आप एक उदाहरण के रूप में देखिए, क्योंकि उदाहरण से बातें ज्यादा स्पष्ट होती हैं। तो पहले हम देखेंगे उपादान लक्षणा। तो ये देखिए, हाथ पांव चलाते हुए कार्य करो, हाथ पांव चलाते हुए कार्य करो। अब यहां देखेंगे इनका मुख्य अर्थ जो अर्थ है कि हाथ पांव चलाना है ना। तो क्योंकि ये जो यहां लक्ष्यार्थी है कि जो कार्य किया जाएगा, यानी कि आप जब काम करेंगे
ना, कार्य में थोड़ी तेजी लानी होगी ना, तो उसमें हाथ पांव है वो तो चलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुख्यार्थ जो है ना, वो लक्ष्यार्थ के साथ ही रहता है। और ये जो लक्षण है, इसमें मुख्यार्थ है उसका पूरी तरह से त्याग हो जाएगा। और इनका भी एक उदाहरण आप और यही देख लेते हैं। ये देखिए आप, यहां देखिए आप, पेट में चूहे दौड़ना, चूहे दौड़ना, पेट में चूहे दौड़ना। यहां पर पेट में चूहे दौड़ना, तो चूहे दौड़ने का मतलब इनका जो मुख्य जो अर्थ है वो क्या होगा? मुख्य अर्थ तो यह है कि पेट में चूहों का दौड़ना, लेकिन ऐसा थोड़ी है। यहां हम लक्ष्यार्थ लेंगे तो लक्ष्यार्थ क्या है इसका? कि अत्यधिक भूख लगना या भूख की मात्रा बढ़ जाना। तो यहां हमने देखा कि मुख्यार्थ है उसका पूरी तरह से त्याग कर दिया गया है। तो मुख्यार्थ का त्याग कर देने के कारण, और इसको क्या कहते हैं? जहरते स्वार्था। तो इस तरीके से हमने, और लक्षणा जो शब्द शक्ति है उनके सारे जो भेद है, यानी कि वैसे तो लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसके 80 भेद माने जाते हैं। तो वहां तक पहुंचना ना संभव नहीं है। तो जो मुख्य हैं उनको हमने शामिल कर लिया। और फिर ये हमारे लिए जरूरी भी है कि परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी है ना, उन तक तो हम पहुंचे, और इतना आगे भी नहीं बढ़े कि बाकी जो हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको हम छुए ही नहीं। तो जो मुख्यतः हमने इनके भेद थे वो देख लिए हैं, और उन सब के बारे में चर्चा हमने कर ली है। और आप लोग इस क्लास को ना एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दो बार देख लीजिए, है ना। 2 बार आप देखेंगे तो निश्चित रूप से, और यहाँ लक्षणा जो शब्द शक्ति है इसमें और किसी प्रकार का डाउट या शंका वो नहीं रहेगी। अब हम एक बार ये जो लक्षणा शब्द शक्ति है इनके जो भेद है इनको एक डायग्राम के माध्यम से और देखेंगे, और फिर उसके साथ ही हम व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसको देखेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं हम लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसके भेद। ये देखिए आप, लक्षणा के हमने सबसे पहले 2 भेद देखे थे, और ये थे रूढ़ी लक्षणा। दूसरा जो भेद देखा था प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा। फिर प्रयोजनवती जो लक्षणा है इनके भी हमने 2 भेद देखे हैं, और ये कौन कौन से हैं? ये देखिए आप, गौणी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, गौणी प्रयोजनवती लक्षणा। और दूसरा जो भेद देखा था ये था शुद्ध लक्षणा, फिर गौणी जो लक्षणा है इनके भी हमने 2 भेद देखे, और ये कौन कौन से थे? देखिए आप, शारोपा लक्षणा और साध्यावसाना लक्षणा। फिर हमने शुद्ध जो लक्षणा है इनके भी 2 भेद देखे हैं, और ये कौन कौन से थे? देखिए आप, उपादान लक्षणा, और दूसरा कौन सा था? लक्षण लक्षणा। तो इस प्रकार से, और डायग्राम के माध्यम से हम लक्षणा के जो भेद है वो और उनकी छवि, एक जो मानसिक जो चित्र है वो अपने जो मन है उसमें रखेंगे, ताकि इनके जो भेद हैं उनको हम भूल ना पाए। अब बात कर लेते हैं अपन व्यंजना शब्द शक्ति की। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति है, इसमें जैसा कि हमने देखा था शुरुआत में कि शब्द है वो कैसे रहेंगे? व्यंजक रहेंगे, और इनका जो अर्थ है वो ध्वन्यार्थ या व्यंग्यार्थ में प्रकट होगा। तो यहां देखिए परिभाषा की अगर हम बात करें तो जब अभिधा और लक्षणा, अभिधा और लक्षणा,
या हम कह सकते हैं कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ। ये देखिए, ये शब्द आपको मिलेंगे इस तरीके से, मुख्यार्थ या फिर लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ, ये दोनों अर्थ को स्पष्ट करने में, अर्थ को स्पष्ट करने में असमर्थ हो जाए। कौन कौन? अभिधा और लक्षणा या मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, ये वाक्य के अर्थ को या काव्य के अर्थ को और स्पष्ट नहीं कर पाए, तब वहां पर क्या होता है? व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। क्या होता है? व्यंग्यार्थ। ये देखिए आप, व्यंग्यार्थ या फिर ध्वन्यार्थ, व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ, इनके द्वारा अर्थ का बोध होता है। तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति हुई है। दोबारा समझना इसको कि जब अभिधा और लक्षणा, ये दोनों ही शब्द शक्तियां और अर्थ का बोध कराने में ऐसा, तब वहां पर व्यंग्यार्थ के द्वारा अर्थ को ग्रहण किया जाता है। तब कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना। व्यंजना जो शब्द शक्ति है, इसमें सर्वाधिक कल्पना होती है, सर्वाधिक कल्पना होती है। ये देखिए आप, सर्वाधिक कल्पना का प्रयोग होता है, सर्वाधिक कल्पना का सहारा लिया जाता है, कल्पना का प्रयोग किया जाता है। इनमें क्या है कि पाठक या श्रोता, ये देखिए, पाठक या श्रोता, वक्ता ना, इनका हर वाक्य के संदर्भ में, यानी कि जो भी वाक्य दिया हुआ है उसके संदर्भ में भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण ये करते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखें तो ये देखिए, जैसे कहें कि 4 बज गए, 4 बज गए, तो यहां वक्ता जिसने ऐसा कहा है कि 4 बज गए, उनका इस वाक्य के संदर्भ में अन्य अर्थ है। हो सकता है कि उसको 4 बजे कहीं जाना है, या उसको 4 बजे ना जो भी कोई कार्य करना है, या किसी को स्मरण दिलाना है कि 4 बज गए हैं ना। और सुनने वाले के संदर्भ में भी वही बात है कि जिसने सुना, हो सकता है कि उसको 4 बजे खेत में जाना है, या 4 बजे उसको मंदिर जाना है। तो कहने का मतलब है कि वक्ता और श्रोता अपने मन स्थिति के अनुसार और इनके भिन्न भिन्न जो अर्थ लेते हैं, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। व्यंजना जो शब्द शक्ति है, और इनमें भी आपको, इनके भी 2 भेद होते हैं और ये आपको ध्यान में रखने होंगे। और ये 2 भेद कौन से हैं? शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, और दूसरा है आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। भेद ये नाम मात्र के हैं, और एक बार इनका अर्थ आप समझ जाओगे तो फिर आपका प्रश्न वो गलत नहीं जाएगा। हमने देखा कि जब अभिधा और लक्षणा दोनों अर्थ को प्रकट करने में असमर्थ हो जाए, और वहां व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ से अर्थ का बोध हो, तब कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। और व्यंजना जो शब्द शक्ति है, इसके भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी जो व्यंजना है, इसमें देखो आप देख रहे हैं कि शब्द प्रधान होता है। क्या होता है? शब्द प्रधान होता है। और आर्थी जो व्यंजना है, इसमें क्या है कि अर्थ प्रधान होता है, अर्थ प्रधान होता है। यानी कि जब शब्द में व्यंग्यार्थ हो, व्यंग्यार्थ मुख्यतः किस में हो? शब्द में हो, तो वहां पर तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। और जहां व्यंग्यार्थ है वो अर्थ में हो, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? आर्थी व्यंजना। और इनके उदाहरणों को अगर ध्यान में रखना, तो ये आप देखिए, जो शब्द श्लेष है, शब्द श्लेष के जो उदाहरण है वो सारे किस में दिख जाएंगे? शब्द श्लेष के जो उदाहरण है ये शाब्दी व्यंजना में देखे जाएंगे। जैसे ये देखिए, आपने एक उदाहरण देख लेते हैं, पानी गए न उबरे, उबरे मोती मानस चूर्ण, मोती मानस चूर्ण।
ना। यहाँ हम देखेंगे कि जो पानी शब्द है ना, इस शब्द को यहाँ से अगर हटा दें और इनकी जगह अगर हम जल शब्द का प्रयोग कर दें तो फिर ये व्यंग्यार्थ है, ये नष्ट हो जाएगा। व्यंग्यार्थ क्या है, वो एकदम से नष्ट हो जाएगा। तो शाब्दिक व्यंजना जिसमें शब्द विशेष में व्यंजना हो और शब्द के स्थान पर उनका समानार्थी अगर शब्द हम रखेंगे तो जो व्यंग्यार्थ है वो नष्ट हो जाए, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति। और ये हमने यहाँ पर, और आपको तो ये ध्यान रखना है कि शब्द जो सलेस है उसके उदाहरण किस में आएंगे, शाब्दिक व्यंजना में, फिर आर्थी व्यंजना में ना, और इसमें जो अर्थ सलेस है उसके उदाहरण और आर्थी व्यंजना में आ जाएंगे। जैसे उदाहरण भी आगे देखेंगे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन जीवन हाय तुम्हारी तुम्हारी यही कहानी, यही कहानी। यहां पर अगर हम अबला की जगह और इनका समानार्थी अन्य शब्द रख देंगे तो भी जो व्यंग्यार्थ है वो बना रहेगा। इसमें व्यंग्यार्थ है वो, अगर हम, क्योंकि यहाँ जो व्यंग्यार्थ है वो किस में, वो अर्थ में है, तो अगर इनका समानार्थी शब्द भी रखेंगे तो उनका भी वही अर्थ रहेगा, इसलिए व्यंग्यार्थ है वो बना रहेगा। तो शब्द जो अर्थ सलेस है उनके जो उदाहरण है वो हम किस में देखेंगे, आर्थी व्यंजना में। और इनके अलावा भी जो शब्द शक्ति है, ये व्यंजना जो शब्द शक्ति है, इनके दो भेद और अन्य होते हैं और इन पर बहुत बार प्रश्न है वारपीशी करती है, तो उनको भी हम देखेंगे। और ये भी नाम मात्र के, इनको आप देखिए एक बार, ये देखिए, अभिदा अभिदा मुल्ला व्यंजना, अभिदा मुल्ला व्यंजना। दूसरा जो है ये है लक्षणा मूला व्यंजना, लक्षणा मूला व्यंजना। एक बार इन दोनों का अर्थ है ये समझना, ये नाम ही है, और एक बार हम इनका अर्थ अगर समझ जाएंगे तो फिर हमारा जो प्रश्न है वो गलत नहीं जाएगा। अभिदा मुल्ला व्यंजना, अभिदा मुल्ला व्यंजना जो शब्द शक्ति है, इसमें क्या है कि अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। अनेकार्थक शब्द तो अनेकार्थक हैं, लेकिन वो वाक्य में प्रयुक्त होकर और जिस शब्द के रूप में वो प्रयुक्त हुए हैं वो एक निश्चित अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि शब्द तो क्या है, वो अनेकार्थक है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होकर के उसने और अपना एक सीमित अर्थ वो ग्रहण कर लिया, उनका एक अर्थ निश्चित हो गया। और ऐसा जहां हो जाता है वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिदा शब्द शक्ति। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि यमक अलंकार है ना, यमक अलंकार के जो उदाहरण है वो अभिदा मुल्ला जो व्यंजना इसमें शामिल होंगे। वैसे तो हर शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तभी अपना निश्चित जो अर्थ है वो ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से आपको ये ध्यान में रखना है कि अनेकार्थक शब्द होना चाहिए। अनेकार्थक जो शब्द है ना, अनेकार्थक शब्द का मतलब क्या है, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो और अब वाक्य में प्रयुक्त होकर के और उसने एक निश्चित अर्थ ग्रहण कर लिया, तब वो कौन सा है, अभिदा मुल्ला व्यंजना। लक्षणा मुल्ला जो व्यंजना है, इसमें जो लक्ष्यार्थ है वो लक्षणा पर आधारित होता है, यानी कि मुख्यार्थ अभिदा से उनको कोई लेना देना नहीं है। और मुख्यार्थ किस, इनका जो लक्ष्यार्थ है वो किस पर आधारित है, ये लक्ष्यार्थ है वो लक्षणा पर आधारित है। जैसे और एक उदाहरण आप देखेंगे, और ये देखिए, सीता तो एकदम गाय है, एकदम गाय है। ये देखिए आप, सीता तो एकदम गाय है, ये हमने देखा। या फिर है ना, मोहन एकदम गधा है, मोहन एकदम गधा है। तो इस प्रकार से ये होगी लक्षण मूला। अब तक हमें व्यंजना जो शब्द शक्ति है, इनके सबसे पहले हमने दो भेद देखे, और वो कौन कौन से थे, शाब्दिक व्यंजना और दूसरा आर्थी व्यंजना। फिर हमने दो अन्य भेदों की और बात की, अभिदा मुल्ला और लक्षणा मुल्ला। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द शक्ति में जो प्रश्न किए जाते हैं वो एक प्रश्न तो है इनकी विशेषताओं को लेकर के, लक्षण को लेकर के,
दूसरा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से किया जाता है कि आपको कोई एक वाक्य दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि कौन सी शब्द शक्ति है। तो जब ऐसा प्रश्न किया जाता है तो यहाँ पर एक तो आप ध्यान में रखें कि एक तो ये अभिधा व्यंजना है, अभिधा मूला व्यंजना, ये इन दिनों जो भी आरपीसी की एग्जामें हो रही हैं तो यहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं ना। और दूसरा जो है वो हमने लक्षणा के 3 जो चरण देखे हैं वहां से प्रश्न किए जा रहे हैं। तो इन दोनों को हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। साथ में ही हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि अभी जो शब्द शक्तियां हमने शुरुआत में देखा कि शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती है ना। तो उसके साथ में ये भी ध्यान में रखें कि जो शब्द शक्ति है उनका चौथा भेद भी माना जाता है। और ये संस्कृत के कुछ आचार्य हैं जिन्होंने ऐसा माना है कि शब्द शक्ति है उसका जो चौथा जो भेद है ये तात्पर्य शब्द शक्ति है। तात्पर्य शब्द शक्ति को और चौथा भेद माना है। और इन मानने वालों में जो प्रमुख नाम है वो कुमारिल भट्ट का है। कुमारिल भट्ट। ये केवल है ना, ये संस्कृत के जो विद्वान है वो ऐसा मानते हैं और उनमें सबसे ऊपर जिनका नाम है वो क्या है, कुमारिल भट्ट। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। हालांकि हमें ये याद रखना है कि शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार की होती है और ये जो तीनों जो प्रकार है वो हमने आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश जो इनका और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उसके आधार पर देखें। अभी हमने बात की कि अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें वाक्य सामान्य होता है और उसका सामान्य ही अर्थ होता है। तो यहाँ पर ये कवि देव की जो पंक्ति है ये काफी महत्वपूर्ण बन जाती है कि कवि देव ने अभिधा जो शब्द शक्ति है उससे युक्त जो काव्य है उसको उत्तम माना है। और कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि अभिधा को उत्तम काव्य किसने माना है, तो वहां आपका उत्तर क्या होना चाहिए, कवि देव होना चाहिए। और कवि देव की ये जो पंक्ति है वो आप ध्यान में रखिए कि अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन। ये देख लिया आप, यहां लिख लो अभिधा उत्तम काव्य, अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस वीरस तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है, ये कवि देव की पंक्ति है। देव की अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन और व्यंजना अधम काव्य। तो शब्द शक्ति और उनको हमने पूरा कर लिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट या कोई शंका रह गई है तो आप कमेंट के माध्यम से और उसको दूर कर सकते हैं। क्लास को शुरू से अंत तक पूरे विश्वास है ना और पूरे धैर्य के साथ देखना, तो किसी प्रकार का डाउट और शंका वो नहीं रहेगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए अध्ययन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।